श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, हमारे सनातन हिंदू धर्म का एक शाश्वत प्राचीन धर्म है। हमारी संस्कृति समस्त विश्व का घोतक माना जाता है। यह भी परंपरा है कि इसकी स्थापना ऋषि मुनियों ने की है। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का बड़ा महत्व है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में हर कार्य मुहूर्त के अनुसार ही किया जाता है। तो आज हम 16 संस्कारों में जानिए 16 संस्कार में संस्कारों का महत्व, शुभ मुहूर्त, तिथि, वार एवं नक्षत्र। आज हम विशेष 16 संस्कारों में से 6 संस्कारों का विशेष अध्ययन करेंगे। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने मानव जीवन को सुसंस्कृत बनाने के लिए जन्म से मृत्यु तक का विधि विधान पूर्वक संस्कारों की व्यवस्था की है, जिसका पालन प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति से अनवरत हो रहा है। संस्कार जीवन को पुरस्कृत करते हैं, इसीलिए ऐसे संस्कारों को संपादित करने के लिए शुभ काल की आवश्यकता होती है, जिसके लिए ज्योतिष में मुहूर्त शास्त्र के अंतर्गत प्रत्येक कार्य के लिए शुभ तिथि, शुभ वार, शुभ नक्षत्र, शुभ लग्न बताए गए हैं। तो आज हम पहले 16 संस्कारों का नामकरण करेंगे, लेकिन उससे पहले इन 16 संस्कारों के बारे में जानना आवश्यक है। 16 संस्कार इस प्रकार से है। नंबर 1 है गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, चूड़ाकर्म, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, कर्मवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह तथा अंत्येष्टि। ये 16 प्रकार के संस्कार हमारी भारतीय संस्कृति में। लेकिन हम प्रमुख संस्कारों के मुहूर्त और विधि बताएंगे कि इसका क्या महत्व है। उन 6 संस्कारों में से हम पहला जो बताने वाले वो है गर्भाधान संस्कार। मानव जीवन का आरंभ इसी संस्कार से होता है, इसीलिए अच्छी, सुयोग्य तथा संस्कारवान संतति प्राप्ति के लिए बनाए गए शास्त्रों का नियम जो व्यक्ति पालन करता है, उसे सुयोग्य संतान प्राप्त होती है। स्त्री के रजोदर्शन होने के 16 दिन पर्यंत गर्भधारण के योग्य रहती है, इसीलिए प्रथम 4 दिनों को छोड़कर सम दिनों में गर्भधारण करने से पुत्र की प्राप्ति के योग बनते हैं, तथा विषम दिनों में अगर गर्भधारण करते हैं तो कन्या के योग बनते हैं। गर्भधारण का शुभ मुहूर्त कब है? शुभ तिथि और पक्ष के अनुसार 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12 और 13 दोनों पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, इन तिथि में जो गर्भधारण करता है उनका सुयोग्य संतान प्राप्त होती है। अब वार की बात करें तो रविवार, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, इन शुभ वारों में भी सुयोग्य संतान प्राप्त होती है। तथा शुभ नक्षत्र कौन सा है? अब नक्षत्र की बात करें, ज्येष्ठा नक्षत्र, मूला, मघा, रेवती को छोड़कर बाकी जितने भी नक्षत्र होते हैं, 28 नक्षत्र माने जाते हैं, तो उन नक्षत्रों में से इन 4 नक्षत्रों को छोड़कर सभी नक्षत्रों में गर्भधारण करना चाहिए। तो अब दूसरे नामकरण की बात करें, संस्कार की बात करें तो दूसरा है नामकरण संस्कार। बच्चा हो गया, जन्म ले लिया, अब उसका नाम कैसे रखें, क्योंकि नाम बहुत विशेष महत्व रखता है। शास्त्रों में कहा गया जतो नामा ततो गुणा, जैसा नाम वैसा ही गुण व्यक्ति के होते हैं। नामकरण अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार है। जीवन में व्यवहार का संपूर्ण आधार नाम पर ही निर्भर होता है। व्यक्ति का नाम जीवन में बहुत महत्व रखता है। सामान्यतः बच्चों का नाम सम अक्षरों में होना चाहिए। व्यावहारिक नाम 2, 4 या 6 अक्षर का उत्तम होता है। यश एवं मान प्रतिष्ठा के लिए 2 अक्षर, ब्रह्मचर्य तप पुष्टि की कामना के लिए 4 अक्षर का नाम श्रेष्ठ होता है। बालक का नाम विषम अक्षर वाला न हो तो अच्छा है, किंतु बालिका का नाम विषम अक्षर वाला ही श्रेष्ठ माना जाता है। नक्षत्र, नदी, वृक्ष, सर्प, सेवक संबंधित या भय संबंधित इन नामों को नहीं रखना चाहिए। नामकरण पिता या कुलश्रेष्ठ व्यक्ति द्वारा ही रखा जाना चाहिए। यह संस्कार 11वें तथा 12वें दिन सुबह के समय किया जाना चाहिए, किंतु अगर किसी प्रकार का सूतक आपके घर में, परिवार में लगा हो तो देश काल परिस्थिति के अनुसार आप इन दिन भी कर सकते हैं। कौन से? 10, 12, 16, 19, 22वें दिन भी नामकरण कर सकते हैं। अब नामकरण का शुभ मुहूर्त कौन सा है? शुभ तिथि अगर देखा जाए तो 1 कृष्ण पक्ष की 1
प्रथम यानी प्रतिपदा तिथि, दूसरा, तीसरा, सातवां, 10वीं एकादशी तिथि तथा शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि। तो इन तिथियों में शुभ मुहूर्त है। अशुभ वार की बात करें तो सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ये 4 वार नामकरण के लिए शुभ माने जाते हैं। अब शुभ नक्षत्र की बात करें, अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, तीनों उत्तरा, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, शतभिखा, रेवती, इन नक्षत्रों के योग में नामकरण करना चाहिए। अब नामकरण की विधि कौन सी है? गणेश जी का पूजन घर में करवाना चाहिए, क्योंकि पंचांग पूजा जिसे मानी जाती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। गणेश जी का भी बहुत महत्वपूर्ण पूजा करनी चाहिए। इसके बाद कांस की थाली लेनी है, उस पर चावल फैला देने हैं और 5 पत्ते पीपल के लेने, उस पर नाम चुन कर लिख देने हैं। बच्चे को माता की गोद में पूर्व मुख करके बिठा देना है। उसके बाद उन नामों का उल्लेख कुल श्रेष्ठ जो होगा वो बच्चे के कान में कहेगा। अब इस प्रकार से नामकरण हो जाएगा। अब बात करें तीसरे संस्कार की, बालक या बालिका का प्रथम निष्क्रमण मुहूर्त। निष्क्रमण का अर्थ हो गया यानी उसे घर से बाहर ले जाना। जन्म के तीसरे चौथे महीने में शुभ तिथि वार अनुसार घर से निर्गमन यानी परिजनों या ननिहाल ले जाना शुभ मुहूर्त माना जाता है। नियम अनुसार तीसरे महीने सूर्य दर्शन, जिस तरीके से बालक को सूर्य के दर्शन कराए जाते हैं, तीसरे महीने में सूर्य दर्शन कराने चाहिए और चौथे महीने में चंद्रमा बालक को दिखानी चाहिए, क्योंकि ये सामान्य चीज नहीं है, इनका प्रभाव हमारे जीवन पर अथाह रूप से पड़ता है। जिस दिन बालक बालिका को घर से बाहर ले जाएं, उस दिन स्नानादि करा करके साफ वस्त्र अलंकृत करके उसे घर के मंदिर में अपने इष्ट देवता का दर्शन कराएं। मंदिर या घर में ही पूजा अर्चना करने के बाद बालक बालिका को ननिहाल या अन्य परिजनों के घर ले जाएं। और बच्चों को सूर्य दर्शन तीसरे महीने, चौथे महीने चंद्रमा दर्शन कराने चाहिए। अब शुभ मुहूर्त कौन सा है नामकरण का? शुभ मुहूर्त कौन सा है निष्क्रमण संस्कार का? तो निष्क्रमण संस्कार का शुक्ल पक्ष 2, 3, 5, 7 एकादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा तिथि को। कृष्ण पक्ष को कौन सी तिथि है? प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, पंचमी, सप्तमी, 10वीं एकादशी, ये शुभ दिन है। और नक्षत्र अगर आप देखते हैं तो अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, तीनों उत्तरा, हस्त, चित्रा, अनुराधा, रेवती नक्षत्र, इन नक्षत्रों में निष्क्रमण संस्कार करना चाहिए। और शुभ वार की अगर बात करें तो सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ये शुभ वार में निष्क्रमण संस्कार करना चाहिए। अब बात करें चौथे संस्कार यानी अन्नप्राशन, क्योंकि व्यक्ति को अन्न बहुत जरूरी है और अन्न के लिए शुभ मुहूर्त भी निकाला जाता है कि किस दिन माँ के दूध के अलावा उसमें अन्य अन्न का पोषण करना है। माँ के दूध से पोषित होने वाले बालक को प्रथम बार अन्न खिलाने का प्रचलन बहुत पुराने समय से चला आ रहा। चाहे राम जी का अन्नप्राशन हो या कृष्ण जी का अन्नप्राशन हो, सभी का अन्नप्राशन संस्कारों के भारतीय संस्कृति के अनुसार किया जाता था, जो एक संस्कार के रूप में ही किया जाता है। बालक का अन्नप्राशन 6, 8, 10, 12वें महीने में कराना चाहिए तथा बालिका का 5, 7, 9 यानी बालक का सम और बालिका का विषम महीने में अन्नप्राशन कराना चाहिए। शुभ तिथि की बात करें तो शुक्ल पक्ष में द्वितीय, तृतीय, पंचमी, सप्तमी, 10वीं, त्रयोदशी, पूर्णिमा तिथि को करवाना चाहिए। रविवार की अगर बात करें सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, 4 बार ही शुभ है अन्नप्राशन कराने के लिए। शुभ नक्षत्र की बात करें, नक्षत्र भी देखे जाते हैं अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, तीनों उत्तरा, हस्त, स्वाति, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, रेवती, इन नक्षत्रों में अन्नप्राशन कराना चाहिए। अब बात करें कर्ण भेद संस्कार की, ये भी बहुत महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। कर्ण भेद संस्कार वैज्ञानिक महत्व यह है कि आभूषण धारण व वैज्ञानिक रूप से कर्ण छेदन का महत्व होने का कारण इस प्रक्रिया को संस्कार रूप में स्वीकार किया गया। सुश्रुत ने कहा है कि कर्ण छेद करने से अंडकोश में वृद्धि होती है, अन्न में वृद्धि होती है। शिशु के जन्म से 12वां या 16वें दिन तथा 6, 7, 8 महीने विषम वर्षों में कर्णभेद संस्कार कराना चाहिए। चैत्र
पोख, हरिशयन काल तथा जन्म महीने और जन्म नक्षत्र में कर्ण भेद संस्कार नहीं कराना चाहिए, यानी कान को नहीं छेदना चाहिए। शुभ तिथि की बात करें तो शुक्ल पक्ष में द्वितीय, तृतीय, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, दसवीं, द्वादशी, त्रयोदशी तिथियां है। और शुभ वार की बात करें तो सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ये 4 शुभ वार है। शुभ नक्षत्र की बात करें तो अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, चित्रा, श्रवण, धनिष्ठा, रेवती, इन नक्षत्रों में बालक का कर्णभेद संस्कार कराना चाहिए। अब बात करें कि चूड़ाकर्म, छठा जो है वो चूड़ाकर्म संस्कार मुहूर्त क्या है, क्या विधि है। तो चूड़ाकर्म जातक की गर्भजन्य अशुद्धियों को दूर करने के लिए किया जाता है। जबकि मनुष्य क्या है, वो अपने बाहरी रूप को कितना ही सुंदर क्यों न बनाए, आंतरिक रूप उसका सबसे अपवित्र होता है और बच्चा 9 महीने तक वहीं रहता है। इस कारण उसके अंदर अनेकों विषाक्त बैक्टीरिया उसके अंदर रहते हैं। उस बैक्टीरिया को समाप्त करने के लिए चूड़ाकरण संस्कार किया जाता है, यानी गर्भजन्य, गर्भ में हुई अशुद्धियों को दूर करने के लिए यह संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी उपयोगिता शास्त्रों में बताई गई है। इस संस्कार को तीसरे 5वें वर्ष कराना चाहिए। यह संस्कार बालक के लिए ही है। बालक के जन्म से तीसरे, 5वें, 7वें वर्ष में किया जाता है। चैत्र मास को छोड़ करके शेष उत्तरायण के सूर्य में चूड़ाकर्म संस्कार कराना चाहिए। शुभ तिथि की बात करें तो प्रतिपदा, कृष्णा तिथि तथा द्वितीय, तृतीय, पंचमी, सप्तमी, दसवीं, एकादशी दोनों पक्ष में, और त्रयोदशी केवल शुक्ल पक्ष की। तो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से 3 दिन, यानी त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या को छोड़ करके बाकी दिन शुभ है। अब वार की बात करें, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, इस 4 शुभ वार है। और नक्षत्र की अगर बात करते हैं, अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाति, ज्येष्ठा, श्रवण, धनिष्ठा, रेवती, ये नक्षत्र चूड़ाकर्म संस्कार के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने 16 संस्कार जो हमारी भारतीय संस्कृति में, उन 16 संस्कारों में 6 प्रमुख संस्कारों का शुभ मुहूर्त, शुभ तिथि, शुभ वार, विधि तथा महत्व जाना है। उनमें से कौन कौन से? चूड़ाकर्म संस्कार का मुहूर्त था, कर्णभेद संस्कार का मुहूर्त एवं विधि, अन्नप्राशन संस्कार का मुहूर्त एवं विधि तथा निष्क्रमण संस्कार का मुहूर्त एवं विधि, नामकरण संस्कार का मुहूर्त एवं विधि तथा गर्भधान संस्कार का मुहूर्त एवं विधि महत्व के बारे में हमने जाना। आगे भी समय समय पर हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो शास्त्रों के अनुसार आपके पास समय समय पर लाते रहेंगे। आज के लिए इतना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।